नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम राग दरबारी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, जिसका यह 8वां अध्याय है। इसके पहले के जो 7 अध्याय हैं वो पढ़ चुके हैं, तो जिसने ना देखा हो तो जो का वीडियो में जा करके प्ले लिस्ट में देख सकता है। आज 8वां अध्याय से शुरुआत करेंगे। शिवपालगंज गांव था। वह शहर से नज़दीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक जाने में कोई सैद्धांतिक ऐतराज़ नहीं हो सकता था। कुओं के अलावा वहां कुछ हैंडपंप भी लगे थे, इसलिए बाहर से आने वाले लोग प्यास लगने पर अपनी जान को खतरे में डाले बिना वहां का पानी पी सकते थे। खाने का भी सुविधा था, मतलब खाने की भी व्यवस्था रहती थी। वहाँ के छोटे मोटे अफसरों में कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाट बाट देखकर वहाँ वाले परले सिरे का बेईमान समझते, पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते कितना तमीज़दार है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, देखो ना, इसे चीको साहब की लड़की ब्याही है। इसलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहाँ खाना भी खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में शिवपालगंज में जननायकों और जन सेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको शिवपालगंज के विकास की चिंता थी, और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे। वे लेक्चर गंजहों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प थे, क्योंकि उनमें प्रायः शुरू से ही वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ़ मानकर चलता था। मतलब गंजहों में ऐसा प्रथा थी कि वो प्रथा नहीं, एक प्रकार उनका ऐसा मानना था कि जो वक्ता है वो श्रोता को बेवकूफ़ समझता था और श्रोता वक्ता को बेवकूफ़ समझता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य से गंजहों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इतने ज़्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का मज़ा तो तब ही है जब सुनने वाले भी समझें कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाले भी समझें कि मैं बकवास कर रहा हूँ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि पूछा जा सकता है कि जो है यहाँ से और किस उपन्यास का कथन है। तो लेक्चर का मज़ा कब है? लेक्चर का मज़ा तब है जब सुनने वाला भी समझे कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वाले को कभी कभी लगता था यह आदमी अपने कथन की प्रस्तुति सचमुच ही ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के खिलाफ पड़ता था। यह सब देखकर गंजहों ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था। कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद। ज़्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच में लेते थे। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही यह मानकर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। इसलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ कर लाते थे और यह साबित करने में लगे रहते थे कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। मतलब जो लेक्चर दिए जाते थे वो सभी खेती पर ही आधारित हुआ करते थे और लोगों को यह समझाया जाता था कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। मतलब भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा खेती ही होती है और खेती पर ही पूरा देश जो है डिपेंडेंट है। इसके बाद भी यह बताते थे कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। फिर आगे की बात बताने को पहले ही प्रायः दोपहर के खाने का वक्त हो जाता और वह तमीज़दार लड़का जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था और जिसको चीकू साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी, वक्ता की पीठ का कपड़ा खींच खींच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी, खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे और तब मालूम होता था कि आगे की और पीछे की और कोई बात में कोई फ़र्क नहीं है। आगे की हो चाहे पीछे की बात, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि घूम फिर कर बात यही रहती थी कि भारत एक खेतीहर देश है और तुम खेतीहर हो। तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी संदेह में गिरफ्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न पैदा नहीं करना चाहते। मतलब जितने भी लोग वहाँ पे लेक्चर देने आते थे सबका मुद्दा एक ही रहता था, खेती खेती खेती। लेक्चरों की कमी से पूरी की जाती थी।
मतलब जो कमी लेक्चरों में रह गई उसको विज्ञापन के द्वारा पूरा किया जाता था। और एक तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहाँ की समस्याओं और उनके संसाधनों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएं। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न उपजाना पैदा करना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो ना हो इसके पीछे कोई चाल है। मतलब उनको ये एहसास करवाया जाता था उन काश्तकारों को कि खेती करना कितना ज़रूरी है और यदि आप खुद के लिए अन्न पैदा नहीं करना चाहते तो दूसरों के लिए देश के लिए अन्न पैदा करो। तो विज्ञापन के द्वारा लेक्चर के द्वारा उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया जाता था। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हंसिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई है, अपने आप से बहुत खुश, कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते वे कम से कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेर कर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। यह तस्वीर शिवपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी हुई थी क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शक्ल कुछ कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी। मतलब जो वहाँ पर पोस्टर लगवाया गया था उसमें जो एक तस्वीर थी वो बद्री पहलवान जी से मिलती थी जो कि वैद्य जी के बड़े बेटे हैं। और वैद्य जी तो उस गांव के जो है सर्वे सर्वा थे क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ होता था, उनकी इजाज़त के बिना तो गांव में कुछ हो नहीं सकता था। औरत की शक्ल के बारे में गहरा मतभेद था। वह गांव की देहाती लड़कियों में से किसकी थी यह अभी तक तय नहीं हो पाया था। वैसे सबसे ज़्यादा शोर जोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में थे। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू से लिखा था कि मलेरिया को ख़त्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाने दो। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत है और रौब के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है। इस भारतीय तर्क पद्धति के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की सभी अपीलें प्रायः अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसलिए प्रायः सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं चित्रकला के रूप में ही स्वीकार किया और गेरू से दीवार रंगने वालों की मनमानी अंग्रेजी लिखने को छूट दी गई थी। दीवारें रंगती जाती थी, मच्छर मरते जाते थे, कुत्ते भौंका करते थे और लोग अपनी राह चलते रहते थे। मतलब जो उस समय पर खेती के साथ साथ एक और विज्ञापन मशहूर हो रहा था जो है मलेरिया, क्योंकि उस समय पर मलेरिया एक जो है जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। आज तो उसकी दवाई है, हर चीज़ है, लेकिन उस समय पर जो है मलेरिया एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। विज्ञापन की भोले भाले ढंग से बताता था कि हमें पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने के पहले ही बता गए थे। लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मालूम थी यह बात कि सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहाँ भी देश का जिक्र था। कहीं कहीं इशारा किया गया था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए पैसा बचाओ। बात बहुत ठीक थी क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे थे। इसलिए छोटे छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या ऐतराज़ हो सकता था। सभी इस बात से सिद्धांत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए। तो सब किस बात में सहमत थे कि पैसा जो है बचाना चाहिए। पैसा बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाएगा वे बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर से बताई गई थी और लोगों को उनसे भी कोई आपत्ति ना थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातें इन विज्ञापनों में विचार कर लिया गया था। मतलब पैसा तो बचाना चाहिए लेकिन मिलता कितना है,
कितनी मेहनत करते हैं, उसका कितना पैसा मिल पाता है, कितनी आमदनी है, कितना खर्च है। अब आमदनी जितनी होगी उसी के हिसाब से खर्च होगा, तभी तो पैसा बचेगा। अब जब आमदनी ही नहीं होगी तो पैसा कैसे बचेगा। तो इस बारे में तो विज्ञापन में कोई बात नहीं थी, सिर्फ पैसा बचाने के लिए वो दुनिया भर की बातों की जिक्र था। लेकिन आमदनी कितनी है, आमदनी कैसे आती, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। और लोगों ने इनको इस भाव से स्वीकार कर लिया था कि ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए हैं, न दाना मांगते हैं, न चारा, न कुछ लेते हैं, न कुछ देते हैं। चलो इन तस्वीरों को छेड़ो नहीं। पर रंगनाथ जिन विज्ञापनों को अपनी ओर खींचा पर रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा वे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन न थे, प्राइवेट सेक्टर की देन थे। उनसे प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थीं। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रोग दाद है। एक ऐसी दवा है जिसको दांत पर लगाया जाए तो उसे उसे जड़ से आराम पहुंचता है। मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। और बतासे में डालकर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में लाभ मिलता है। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसके आविष्कारक अभी भी जिंदा हैं। यह विलायत वालों की शरारत है कि उन्हें आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। मतलब एक ऐसी दवा आई थी कि दांत में भी चलेगी, सर्दी जुकाम में भी चलेगी, हैजे में भी चलेगी, बीमारी कोई हो दवा एक ही चलेगी। और उसके आविष्कारक भी अभी तक जिंदा हैं। या तो विलायत विलायत वाले जो लोग हैं उनकी कह रहे कि शरारत है जो उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नहीं तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। इतनी बड़ी दवाई बनाई कि एक दवाई से चाहे जो भी रोग हो सब सही हो जाएगा। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं और चूंकि वहाँ बिजली आ चुकी है इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष में तो मशहूर हैं ही, बिना ऑपरेशन के अंड वृद्धि का इलाज करते हैं। और यह बात शिवपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकुल के हरूप में लिखी हुई पाई जा सकती है। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों में सूखा रोग, आँखों की बीमारी, पैचेस आदि से भी संबंधित हैं। पर असली रोग संख्या में कुल 3 ही हैं: दाद, अंडवृद्धि और नामर्दी। और इनके इलाज की तरकीब शिवपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पा लेने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नव युवकों के लिए आशा का संदेश अपना अलग व्यक्तित्व रखता था। वह दीवारों पर लिखी नामर्दी का बिजली से इलाज जैसे अश्लील लेखों के मुकाबले में नहीं आता था। वह छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर जिनके पास पेशाब करना और जिन पर विज्ञापन चिपकाना मना था, टीन की खूबसूरत तख्तियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था और सिर्फ इतना कहता था: नव युवकों के लिए आशा का संदेश। नीचे वैद्य जी का नाम और उनसे मिलने की सलाहियत लिखी रहती थी। जहाँ पर इतने बड़े बड़े सभी विज्ञापन प्राइवेट कंपनियों के हो रहे थे, वहीं पे वैद्य जी का भी एक विज्ञापन छपा रहता था जिसमें लिखा रहता था कि नव युवकों के लिए आशा का संदेश। एक दिन रंगनाथ ने देखा रोगों की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। सवेरे से ही कुछ लोग एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं: बवासीर। शिवपालगंज की उन्नति का लक्षण था। बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पैचिस का युग समाप्त हो रहा है। मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, 24 घंटे चलने वाली खान पान और हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है। और आधुनिकता के प्रतीक जैसी बवासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है। शाम तक वह दैत्यकार विज्ञापन एक दीवार पर रंग बिरंगी छाप छोड़ चुका था और दूर दूर तक ऐलान करने लगा था कि बवासीर का शर्तिया इलाज। देखते देखते 4 दिन में ही सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। हर जगह वही विज्ञापन चमकने लगे। रंगनाथ का सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ जब उसने देखा वही विज्ञापन एक दिन दैनिक समाचार पत्र में आ गया। यह समाचार पत्र रोज़ 10 बजे दिन तक शहर से शिवपालगंज आता था और लोगों को बताने में सहायक होता था कि स्कूटर और ट्रक कहाँ भिड़ा, अब्बासी नामक कथित गुंडे ने इरशाद नामक कथित सब्जी फरोश पर कथित छुरी से कथित रूप में वार किया। रंगनाथ ने देखा कि उस दिन अखबार के पहले पृष्ठ पर का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा है: बवासीर। अक्षरों की बनावट वही है जो यहाँ दीवारों पर लिखे विज्ञापन में है। उन अक्षरों ने बवासीर को एक नया रूप दे दिया था जिसके कारण आसपास की सभी चीज़ें बवासीर की मातहती में आ गई थीं।
काली पृष्ठभूमि में अखबार ने के पन्ने पर चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी के सपने में अपने में समेट लेता था। यहाँ तक कि सनीचर, जिसे बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में आंतरिक कष्ट होता था, अखबार के पास खिंच आया और उस पर निगाह गड़ाकर बैठ गया। बहुत देर तक गौर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला, वह वही चीज़ है। इसमें अभिमान की खनक थी। मतलब यह था कि शिवपालगंज की दीवारों पर चमकने वाले विज्ञापन कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये बाहर अखबारों में छपते हैं और इस तरह तो शिवपालगंज में है वही बाहरी अखबारों में है। रंगनाथ तख्त पर बैठा रहा। उसके सामने अखबार का पन्ना तिरछा होकर पड़ा था। अमेरिका ने एक नया उपग्रह छोड़ा था। पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलियां चला रहा था। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाने वाला था। सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। इन सब अबाबीलों को अपने पंजे में किसी दैत्यकार बाज की तरह दबाकर वह काला सफ़ेद विज्ञापन अपने तिरछे हरूप में चीख रहा था, बवासीर बवासीर। इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बवासीर शिवपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुकी थी। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को विशेष स्थान पर जाकर रामादीन की तरफ से रुपयों की एक थैली एकांत में रख दी जाए। डाका डालने की यह पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय है, पर वास्तव में यह मध्यकालीन ही है, क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलट के रुपए और थैली का होना आवश्यक है। जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है और 5,000 रुपये प्रेम पत्र की तरह किसी लिफाफे में आ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चेक से भी रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों तक अमुक टीले पर 5,000 रुपये की एक थैली रखकर चुपचाप चले जाओ। यह आदेश मानने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसे कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में भी मध्यकालीन पद्धतियों को आधुनिक युग में लागू करने से व्यवहारिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार नहीं किया था, क्योंकि रामाधीन के यहाँ डाके की चिट्ठी भेजने वाले असली डकैत न थे। उन दिनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन, भीकमखेड़वी और बैदजी में कुछ तनातनी हो गई थी। अगर शहर होता और राजनीति ऊंचे दर्जे की होती तो ऐसे मौके पर रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने उसका सीलभंग करने का सक्रिय चेष्टा की, पर महिला के सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ कर पाए। वह अपना सील समूचा का समूचा लिए सीधे थाने तक आ गई। पर यह देहात था, यहाँ अभी महिलाओं के सीलभंग के राजनीतिक युद्ध में हैंड ग्रेनेड की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहाँ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया था और बाबू रामाधीन के ऊपर डाकियों का संकट पैदा करके उन्हें कुछ तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब जो रामाधीन, भीकमखेड़वी थे और जो वहाँ के बैदजी थे, पॉलिटिक्स के सेंटर, उनके बीच में कुछ तनातनी हो गई थी। अच्छा, उनके बीच तनातनी हो गई तो उन्होंने ही ये साजिश रची थी कि डाकुओं के माध्यम से और उन्हें धमकाया जाए कि जो है 5,000 रुपये यहाँ पर रख जाना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहीं पर लेखक कह रहा है कि यदि यही टकराव शहर में हुआ होता तो वहाँ पर कुछ महिला के द्वारा हनी ट्रैप जैसा कुछ कार्यक्रम किया जाता और जो है उसको फंसाने की कोशिश की जाती, लेकिन यह तरीका अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं चलता। इसलिए पुराने तरीक़ों पर ही जो है अपने विरोधियों को परास्त करने की कोशिश की जाती थी। पुलिस रामाधीन, भीकमखेड़वी और बैदजी का पूरा गिरोह ये सभी जानते थे कि डाके की चिट्ठी फर्जी है। ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थी। इसीलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह नियत तिथि पर और समय पर रुपए के साथ टीले पर पहुंच ही जाए। चिट्ठी फर्जी ना होती तब भी रामाधीन शायद चुपचाप रुपए दे देने के मुकाबले घर पर डाका डलवा लेना ज़्यादा अच्छा समझती। पर चूँकि रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के लिए मजबूर थी। उस दिन टीले से लेकर गांव तक का स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया। उसमें भी डाकू खेलते रहे थे। टीले पर तो एक थाना का थाना ही खुल गया। उन्होंने आसपास के ऊसर, बंजर, जंगल, खेत खलिहान सभी छान डाले, पर डाकुओं का कहीं निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ हिलाकर, लोमड़ियों के बिलों में संगीनें घुसेड़कर और सपाट जगहों को अपनी आँखों से हिप्नोटाइज करके इत्मीनान कर लिया कि वहाँ जो हैं वे डाकू नहीं हैं, वे क्रमशः चिड़ियाँ, लोमड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं। मतलब पुलिस ने सभी जगह जो है खोजबीन की, लेकिन उन्हें डाकुओं का कोई निशान नहीं मिला।
रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे डाकू नहीं सियार हैं। और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ गया कि वे कुछ नहीं सिर्फ चमगादड़ हैं। उस रात डाकुओं और रामाधीन भीकम खेड़वी के बीच कुश्ती बराबर पर छूटी, क्योंकि टीले पर ना डाकू रुपया लेने के लिए आया और ना रामाधीन देने के लिए गए। थाने के छोटे दरोगा को नौकरी में आए भी थोड़े ही दिन हुए थे। टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हें ही सौंपा गया था। पर सब कुछ करने पर वे भी माँ को भेजी जाने वाली चिट्ठियों की अगली किस्त में यह लिखने के लायक नहीं हुए कि माँ डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया। तो छोटे दरोगा जी अपने माँ को चिट्ठी लिखा करते थे, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिला कि जो है चोरों से उनका मुकाबला हो, जिसमें वो लिख सकें माँ की चिट्ठी में कि जो है मैंने चोरों से मुकाबला किया। पर इस भयंकर गोलीकांड में भी तेरे आशीर्वाद से तेरे बेटे का बाल तक बाका नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले से उतरकर मैदान में आए। चूँकि सर्दी होने लगी थी और अंधेरा था, और उन्हें अपनी नगर वासिनी प्रिया की याद आने लगी थी। चूँकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य भी पढ़ा था। इन सब मिले जुले कारणों से उन्होंने धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर में गाने लगे, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली कहावत को चरितार्थ करते उनके आगे भी 2 सिपाही और 2 पीछे थे। दरोगा जी गाते रहे और सिपाही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ गया और साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफ़ी की है कि कहीं नहीं कही जा सकती, वह बड़े मज़े से गाई जा सकती है। सड़क पास आ गई थी। वहीं एक गड्ढे से अचानक आवाज़ आई, कारफून है सरफाला। दरोगा जी का हाथ अपने रिवाल्वर पर चला गया। सिपाहियों ने ठिठक कर राइफलें संभाली। तब तक गड्ढे ने दोबारा आवाज़ दी, कारफून है सरफाला। एक सिपाही ने दरोगा जी के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पर था। दरोगा जी ने सिपाही से फुसफुसाकर कहा, तुम लोग पेड़ों के पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कहा, गड्ढे में कौन है? जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। फिर एक सिनेमा में दिखे दृश्य को याद करके उन्होंने बात जोड़ी, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट में बाहर ना आए तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, मरफर गरफिए सरफाले गरफूली चरफाने चरफलाने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। इतनी तरह की बोलियां उसके कानों में पड़ती हैं कि बाद में हार कर वह सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजराती। पर इस भाषा ने दरोगा जी को चौकन्ना बना दिया और भी सोचने लगे कि क्या मामला है। इतना तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है, पर यह क्यों नहीं समझ में आता कि यह कौन सी है बोली है। इसके बाद ही जहाँ बात समझ के बाहर होती है वहाँ गोली चलती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का शिवपालगंज में प्रयोग करते हुए दरोगा जी ने रिवाल्वर तान दिया और कड़क कर बोले, गड्ढे से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ। पर गोली चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे से छिपकर कहा, गोली मत चलाइए हुजूर, यह जोगन जोग नथवा है, पीकर गड्ढे में पड़ा है। तो ये जो जोगन थवा नाम का व्यक्ति था वो पी करके जो है गड्ढे में पड़ा हुआ था, वहीं से कुछ बड़बड़ा रहा था। सिपाही लोग उत्साह से गड्ढे को घेर कर खड़े हो गए। दरोगा जी ने कहा, कौन जोगन थरवा? एक पुराने सिपाही ने तजुर्बे के साथ कहना शुरू किया कि यह रामनाथ का पुत्र जोगनाथ है। अकेला आदमी है, दारू पीता है, दारू ज़्यादा पीता है। लोगों ने जोगनाथ को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया, पर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता उसे दूसरे कहाँ तक खड़ा करते रहेंगे। इसलिए वह लड़खड़ाकर एक बार फिर गिरने को हुआ, बीच में रोका गया और अंत में गड्ढे के ऊपर आकर परमहंसों की तरह बैठ गया। बैठकर जब उसने आंखें मिलाकर, हाथ हिलाकर, चमगादड़ों और सियारों की कुछ आवाज़ें गले से निकालकर अपने को मानवीय स्तर पर बात करने लायक बनाया, तो उसके मुँह से फिर वही शब्द निकले, कारफोन है सरफाला। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन सी बोली है? एक सिपाही ने कहा, बोली ही से तो हमने पहचाना है कि जोगनाथ है। वह सरफरी हिंदी बोलता है, इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए गाली बक रहा है। दरोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए कि वह बेहोशी की हालत में कम से कम इतना तो कर ही रहा है। उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई और पकड़कर बोले, होश में आ। पर जोगनाथ ने होश में आने से इनकार कर दिया।
सिर्फ इतना कहा सर फाले। सिपाही हंसने लगे। जिसने उसे पहले पहचाना था उसने जोगनाथ के कान में चिल्लाकर कहा, जा जरफोगनाथ, हरफोश में अरफाओ। इसकी भी जोगनाथ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पर दरोगा जी ने एकदम सरफरी से बोली सीख ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह साला हम लोगों को साला कह रहा है। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया पर एक सिपाही ने रोक लिया। कहा, जाने दें हुजूर। दरोगा जी को सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ तो रोक लिया पर आदेश देने के ढंग से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफ़ा 109 जाब्ता फौजदारी लगा देना। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर। यह यहीं का रहने वाला है, दीवारों पर इश्तहार रंगा करता है और बात बात पर सरफारी हिंदी बोलता है। वैसे बदमाश है पर दिखाने के लिए तो कुछ काम तो करता ही है। वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगे। दरोगा जी ने कहा, शायद पीकर गाली बक रहा है, किसी न किसी जुर्म की दफ़ा निकल जाएगी। अभी चलकर इसे बंद कर दो, कल चालान कर दिया जाएगा। उस सिपाही ने कहा, हुजूर बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा। अभी गांव चलकर इसे इसके घर में ढकेल आएंगे। इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता है, बेज्जी का आदमी है। दरोगा जी नौकरी में नए थे पर सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण अब वे एकदम समझ गए। वे कुछ नहीं बोले। सिपाहियों से थोड़ा पीछे हटकर वे अंधेरे, हल्की ठंडक, नगरवासिनी प्रिया और हाय मेरा दिल से संतोष खींचने की कोशिश करने लगे। मतलब जो सिपाही कह रहे थे कि इसको जेल में बंद करने की क्या ज़रूरत है, दफ़ा लगाने की क्या ज़रूरत है, तो पहले दरोगा जी को लगा कि जी मानवतावादी दृष्टिकोण दिखा रहे हैं, मानवता है इनके अंदर। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि वैद्य जी का आदमी है तो फिर दरोगा जी समझ गए कि दरोगा जी जो सिपाही हैं वह इसे जेल में ना बंद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वैद्य जी का आदमी है। और वैद्य जी वहाँ के समझ लो राजा थे। अब दरोगा जी नया आए थे तो उनको उतनी जानकारी नहीं थी। आठवां अध्याय समाप्त हो गया। 9वां अध्याय। कोऑपरेटिव यूनियन का गठन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था। सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने वाले गबनों की अपेक्षा यही सौंदर्य था कि यह शुद्ध गबन था। इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव ना था। न इसमें जाली दस्तखतों की ज़रूरत पड़ी, न फर्जी हिसाब बनाया गया, न नकली बिल पर रुपया निकाला गया। ऐसा गबन करने और ऐसे गबन को समझने के लिए किसी टेक्निकल की आवश्यकता ना थी, केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। मतलब जो कोऑपरेटिव एक यूनियन थी उसमें जो है रुपयों का हेरफेर हो गया था। लेकिन यह हेरफेर पहले जो हेरफेर होता था उससे काफ़ी अलग था। कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था जिसमें गेहूं भरा हुआ था। एक दिन यूनियन का सुपरवाइजर राम स्वरूप 2 ट्रकों में साथ लेकर बीज गोदाम पर आया। ट्रकों पर गेहूं के बोरे लाद लिए गए और दूर से देखने वाले लोगों ने समझा कि यह तो कोऑपरेटिव में रोज ही होता रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीज गोदाम में पहुंचाने के लिए रामस्वरूप खुद का एक ड्राइवर बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़ी। सड़क से एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने से 5 मील आगे दूसरा बीज गोदाम मिल जाता, पर ट्रक उस जगह नहीं मुड़े, वे सीधे चले गए। यहीं से गबन शुरू हो गया। मतलब एक बीज गोदाम से जो सुपरवाइजर था ट्रक में बीज और जो सामान ले गया दूसरी बीज गोदाम के लिए। लोगों ने यही समझा कि जो है जी एक जगह से दूसरी जगह जैसे होता रहता है बीज गोदामों में जो सोसाइटी वगैरह होते हैं तो वहाँ से एक से दूसरी जगह भेजा जाता, तो लोगों ने यही समझा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ट्रक दूसरी बीज गोदाम या दूसरी सोसाइटी में ना जा करके दूसरी जगह चले गए। यहीं से गबन शुरू हो गया। ट्रक सीधे शहर की गड्ढा मंडी में पहुंच गए। वहां गेहूं के बोरे उतार कर दोनों ट्रक गबन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन आसपास के क्षेत्र में पूर्ववत कोयला और लकड़ी ढोने लगे। राम स्वरूप का उसके बाद काफ़ी दिन तक पता नहीं चला और लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपये जेब में भरकर वह बम्बई की ओर चला गया। यह पूरी घटना स्थानीय थाने में गबन की एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई। बकौल बैजी के कांटा सा निकल गया। पर यूनियन के एक डायरेक्टर ने कल शहर जाकर ऐसा दृश्य देखा जिससे पता चला कि रामस्वरूप ने भी रुपए खर्च करने के लिए बम्बई को नहीं अपने इलाके के शहर को ही प्राथमिकता दी है। डायरेक्टर साहब यूँ ही सिर्फ शहर देखने के मतलब से शहर देखने गए थे। इन अवसरों पर और कार्यक्रमों के साथ उनका कम से कम एक स्थायी कार्यक्रम होता था। किसी पार्क में पहुंचना, किसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठना,
लैया चना चबाना, रंगीन फूलों और लड़कियों को ध्यानपूर्वक देखना और किसी कम उम्र के छोकरे से सिर पर तेल मालिश कराना। जब वे इस कार्यक्रम की आखिरी मद पर पहुंचे तो एक घटना हुई। वे उस समय पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें मुनी हुई थी, माने बंद थी, और उनके सिर पर छोकरी की पतली और मुलायम उंगलियां तड़तड़ की आवाज़ निकाल रही थी। लड़का उल्लास के साथ उनके बालों पर तबले के कुछ टेढ़े मेढ़े बोल निकाल रहा था और वे आंखें मूंदे अफसोस के साथ सोच रहे थे कि शायद वह तेल मालिश का कार्यक्रम जल्द ही ख़त्म कर देगा। एक बार उन्होंने आंख खोलकर पीछे की ओर गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर तेल मालिश का असर उसमें इतनी अफसारी आ गई कि वह घूमी ही नहीं। अतः उन्होंने लड़के का मुँह तो नहीं देखा, जो कुछ सामने था वह देखकर ही संतोष करना चाहा। उन्होंने देखा सामने एक पेड़ था, उसके पेड़ के बेंच पर रामस्वरूप सुपरवाइजर बैठा था। मतलब जो ट्रक में गेहूँ लेकर के भाग गया था, तो उसको उन्होंने देखा कि जो है वो एक बेंच पर सामने बैठा हुआ है। वह भी एक लड़की से सिर पर तेल मालिश करा रहा था और तड़तड़ की सुखपूर्वक अनुभूति में खोया हुआ था। लोग दोनों पक्ष उस समय परमहंसों के भाव से अपने अपने जगत में तल्लीन थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए यह आदर्श स्थिति थी, अतः उन्होंने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लगभग 15 मिनट वे अपनी अपनी बेंच पर अच्छे पड़ोसियों की तरह बैठे हुए थे, एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते रहे। फिर देह तोड़कर दोनों पक्ष उठ खड़े हुए और अपने अपने मालिशकर्ता को यथोचित पारिश्रमिक देकर उन्हें दोबारा वहीं मिलने के लिए प्रोत्साहित करके पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार भी अपने अपने रास्ते लग गए। शिवपालगंज की ओर लौटते समय डायरेक्टर को जान पड़ने लगा कि मालिश के सुख के पीछे उन्होंने कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वे रामस्वरूप को पकड़वा दें तो गबन का मुकदमा चल सकता है, शायद उनका नाम भी अखबार में आ जाए। यह सब सोचकर वे दुखी हुए। उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी। अतः वापस आते ही आत्मा के संतोष के लिए वे वैद्य जी से मिले और हिंग बाष्टक चूर्ण की एक पुड़िया फाँक कर उनसे बोले, मुझे आज पार्क में एक ऐसा आदमी दिखा जो बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। वैद्य जी ने कहा, होगा, कुछ आदमियों की आकृतियाँ एक जैसी होती हैं। डायरेक्टर को लगा कि इतने से उनकी आत्मा उनका पीछा ना छोड़ेगी। थोड़ी देर इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, मैंने तभी सोचा था कि हो ना हो यह रामस्वरूप ही है। वैद्य जी ने डायरेक्टर पर अपनी आंखें गड़ा दी। उन्होंने फिर कहा, रामस्वरूप ही था। मैंने सोचा कि यह साला यहाँ क्या कर रहा है। मालिश करा रहा था। तुम वहाँ क्या कर रही थी? वैद्य जी ने पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। डायरेक्टर ने अपने अनमनी ढंग से कहा, मैं थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वैद्य जी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी। डायरेक्टर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सोच समझकर बोले, मैंने सोचा कहीं रामस्वरूप यह न जान जाए कि उसने उसे देख लिया है, इसलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। गबन का अभियुक्त मुंबई में नहीं बल्कि 15 मील की दूरी पर ही है और तेल मालिश कराने के लिए उसका सिर अब भी कंधों पर सही सलामत रखा है। इस सूचना ने वैद्य जी को उलझन में डाल दिया। डायरेक्टरों की बैठक बुलाना जरूरी हो गया। पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुनी थी, उसे भंग पीकर भी सुना जा सके इसलिए बैठक का समय सायंकाल के लिए रखा गया। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी का एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था। जो शनिचर जो उनका सेवक था वो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ वैद्य जी को ही एकमात्र आदमी मानता था, और स्वर्ग में देवताओं की बात करें तो सिर्फ हनुमान जी को वो देवता मानता था, और दोनों से अलग अलग प्रभावित था। हनुमान जी सिर्फ लंगोटा लगाते हैं, इस हिसाब से शनिचर भी सिर्फ अंडरवियर से काम चलाता था, जिसमें पर बनियान वह तभी पहनता जब उसे सज धज कर कहीं के लिए निकलना होता। मतलब उसका रोज़ का जो कपड़ा था वो खाली अंडरवियर था, और यदि कहीं जाना भी है तो बनियान यदि पहन ली तो फिर वो समझ लो फुल तैयार हो गया है, माने सज बज गया है। यह तो हुआ हनुमान जी का प्रभाव। वैद्य जी के प्रभाव से वह किसी भी राह चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था, पर वैद्य जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वह अपनी दुम हिलाने लगता था। यह बात दूसरी है कि वैद्य जी के घर पर कुत्ता नहीं था और शनिचर की दुम नहीं थी। उसे शहर की हर चीज़ में और इसलिए रंगनाथ में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब रंगनाथ दरवाजे पर होता शनिचर भी उसके आसपास देखा जा सकता था। आज भी यही हुआ। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक में गए थे। दरवाजे पर सिर्फ रंगनाथ और शनिचर थे। सूरज डूबने लगा था। जाड़े की शाम के साथ हर घर से उठने वाला कसेला धुआं मकानों के ऊपर लटक रहा था।
कोई रास्ते से खट खट करता हुआ निकला। कोई भी शारीरिक विकार के लिए हम भारतीयों के मन में जो सात्विक घृणा होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए शनिचर ने कहा, लंगड़वा जा रहा है साला, कहकर वह उछलता हुआ बाहर चबूतरे पर आ गया और मेढक की तरह बैठ गया। रंगनाथ ने पुकार कर कहा, लंगड़ा लंगड़ हो गया? वह कुछ आगे निकल गया था। आवाज़ सुनकर वह वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, हाँ बापू, लंगड़ा ही हूँ। मिल गई नकल? रंगनाथ का कि इस सवाल का जवाब शनिचर ने दिया, नकल नहीं, इन्हें मिलेगा शिकहार, उसी में एक टांग लटका कर झूला करेंगे। मतलब जो वही लंगड़ है जो अभी पहले कहानी आई थी इसमें कि जो है वो अपनी नकल निकलवाने के लिए परेशान हो रहा है और जो है उसने कसम खा ली कि मैं रिश्वत दूंगा नहीं। और जो बाबू है तहसील का, वो कहता है कि मैं रिश्वत लिए जो है काम करूंगा नहीं। तो आज जो है फिर से वो रंगनाथ को टकरा गया। तो उसने रंगनाथ ने पूछ लिया कि तुम्हें जो है वो नकल मिली कि नहीं मिली। लंगड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं से उसने पुकार कर कहा, नकल तो नहीं मिली बापू, आज नोटिस बोर्ड पर ऐतराज़ छपा है। और क्या हुआ, फिर से फीस कम पड़ गई क्या? फीस नहीं बापू, वह अपनी बात को सुनाने के लिए चिल्ला रहा था। इस बार मुकदमे के पते में कुछ गलती है। प्रार्थी के दस्तखत गलत खाने में है। तारीख के ऊपर 2 अंक एक में मिल गए हैं। एक जगह कुछ कटा है, उस पर दस्तखत नहीं है। बहुत गलती निकाली गई है। रंगनाथ ने कहा, भी दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। जैसे गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में समझा रहे हों कि हमें अंग्रेज़ों से घृणा ना करनी चाहिए, उसी वजह पर लंगड़ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बापू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते हैं, सारी गड़बड़ी अजनबीस की ने की है। विद्या का लोप हो रहा है, नए नए अजनबीस गैर फलत लिख देते हैं। रंगनाथ ने मन में इतना तो मंजूर कर लिया कि विद्या का लोप हो रहा है, पर लंगड़ के बताए हुए कारण से वह सहमत नहीं हो सका। वह कुछ कहने जा रहा था, तब तक लंगड़ ने जोर से कहा, कोई बात नहीं बापू, कल दस्तखत दरख्वास्त ठीक हो जाएगी। वह खट खट चलता चला गया। शनिचर ने कहा, जाने किस किस देश के बांगड़ शिवपालगंज में इकट्ठा हो गए हैं। रंगनाथ ने उसे समझाया, सब जगह एक ही ऐसा ही है, दिल्ली का भी यही हाल है। वह शनिचर को दिल्ली के किस्से सुनाने लगा। जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की से झांककर संसार का हाल चाल लेती है, वैसे ही शनिचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकते हुए दिल्ली का हाल चाल लेने लगी है। तो यह कथन इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की से जानकर झांककर संसार का हाल चाल लेती है, उसी प्रकार शनिचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकते हुए दिल्ली का हाल चाल लेने लगी। दोनों कुछ देर में उसी में अटके रहे। अंधेरा हो चला था, पर अभी हालात ऐसे नहीं थी कि आँख के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर में तमीज़ न की जा सके। बैजी की बैठक में एक लालटेन लटका दी गई। सामने रास्ते से 3 नौजवान जोर जोर से ठहाका लगाते हुए निकले। उनकी बातचीत किसी एक ऐसी घटना के बारे में होती रही जिसमें दोपहर, फंटूस, चकाचक, ताश, पैसे का जिक्र उसी बहुतायत से हुआ जो प्लानिंग कमीशन के अहलकारों में एवेल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन, डबटेलिंग या साहित्यकारों में परिप्रेक्ष्य, आयाम, युगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। कुछ कहते कहते तीनों नौजवान बैठक से आगे जाकर खड़े हो गए। शनिचर ने कहा, बद्री भैया, इन जानवरों को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं, समझ लो बाघ के हाथ में बंदूक दे रहे हैं। वैसे ही सालों के मारे लोगों का रास्ता चलना मुश्किल है, दांव पे सीख गए तो गांव छोड़ देना पड़ेगा। इसमें जो कुछ पॉइंट आए थे उसको हाईलाइट किया गया कि सिकहर जो शब्द आया था, सिकहर रस्सी का बुना हुआ एक झूला होता है और अवध के देहातों में इसे छत से लटका देते हैं। प्रायः उस पर दूध, दही आदि की हंडियाँ रखी जाती हैं। जैसे हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको जो है सिंको कहते हैं, सिंको। अचानक नौजवानों ने एक विशेष प्रकार का ठहाका लगाया। सब वर्गों की हंसी और ठहाके अलग अलग होते हैं। कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए साहित्यकारों का ठहाका कई जगहों से निकलता है। वह किसी के पेट की गहराई से निकलता है, किसी के गले के, किसी के मुंह से, और उनमें से एक आध ऐसे भी रह जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ठहाका लगाया क्यों गया है। डिनर के बाद कॉफ़ी पीते हुए छके हुए अफसरों का ठहाका दूसरी ही किस्म का होता है। वह ज़्यादातर पेंट की बड़ी ही अंदरूनी गहराई से निकलता है। उस ठहाके के घनत्व का उनकी साधारण हंसी के साथ
वही अनुपात बैठता है जो आमदनी की उनकी तनख्वाह से होता है। राजनीतिज्ञों का ठहाका सिर्फ मोह के खोखल से निकलता है और उसके दो ही आयाम होते हैं, प्रायः उसमें गहराई नहीं होती। व्यापारियों का ठहाका होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो ऐसे सूक्ष्म और सांकेतिक रूप में कि पता लग जाता है। ये इनकम टैक्स के डरे हुए इनकम टैक्स से के डर से अपने ठहाके का स्टॉक बाहर नहीं निकालना चाहते। तो मतलब जो व्यापारियों का ठहाका कैसा होता है, बिल्कुल सूक्ष्म और सांकेतिक रूप में, कि पता ना चल जाए कि किसका ठहाका है। किस बात के डर से? इनकम टैक्स के स्टॉक मान लो पड़ गया हो। इन नौजवानों ने जो ठहाका लगाया था वह सबसे अलग था। यह सोहदों का ठहाका था, जो आदमी के गले से निकलता है पर जान पड़ता है मुर्गों, गीदड़ों और घोड़ों के गले से निकला है। ठहाका सुनते ही शनिचर ने अधिकार भरी आवाज़ में कहा, कहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो, जाओ रास्ता नापू। यहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो? शनिचर ने जो है उन्हें ठपकारा। नौजवान अपनी हंसी के पॉकेट बुक संस्करण प्रकाशित करते हुए अपना रास्ता नापने लगे। तब तक अंधेरे से एक औरत छम छम करती हुई निकली और लालटेन की धीमी रोशनी में लपलपाती हुई परछाई छोड़ती दूसरी ओर निकल गई। वह बड़बड़ाती जा रही थी, जिसका तात्पर्य था कि कल के छोकरे जो उसके सामने नंगे धंगे घूमा करते थे, वे आज उससे इश्कबाजी करने चले हैं। सारे मोहल्ले को यह समाचार देकर कि लड़के उसे छेड़ते हैं और अब भी छेड़ने लायक है, वह औरत वहीं अंधेरे में गायब हो गई। शनिचर ने रंगनाथ से कहा, ना जाने वह काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया है। जब निकलती है कोई ना कोई इसे छेड़ ही देता है। काना से पंडित राधे लाल का अभिप्राय है। काना किसे कहा गया है? पंडित राधे लाल को। इनके जो पात्र हैं उसको भी नोट कर दिया, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह पात्र जो है किस उपन्यास का है। जो प्रमुख पात्र थे उनके बारे में तो पहले ही चर्चा कर ली, लेकिन ये जो और अन्य पात्र हैं इसके, इनके जो है अलग से नाम लिखते जाएं। उनकी एक आंख दूसरी से छोटी थी और इसी से गंजहे के लोग उनको क्या कहते थे? काना कहते थे। मतलब जो पंडित राधेलाल थे उनकी एक आंख छोटी थी, एक बड़ी थी, इसलिए वहाँ के लोग उन्हें काना कहते थे। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा है कि लोग बाहर जाते हैं और जरा जरा सी बात पर शादी कर बैठते हैं। अर्जुन के साथ चित्रांगदा आदि को लेकर यही हुआ था। यही भारतवर्ष के प्रत्येक भरत के पिता दुष्यंत के साथ हुआ था। यही ट्रिनिटाड और टोबैगो, बर्मा और बैंकॉक जाने वालों के साथ होता है। यह अमेरिका और यूरोप जाने वालों के साथ हो रहा है, और यही पंडित राधेलाल के साथ हुआ। अर्थात मोहल्ले में रहते हुए जो बिरादरी के 1 इंच भी बाहर जाकर शादी करने की कल्पना मात्र से बेहोश हो जाते हैं, वे अपने क्षेत्र से बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं। मतलब जो राधेलाल जी हैं, जो अपने यदि गांव मोहल्ला में है तो बिरादरी से 1 इंच भी बाहर, मतलब किसी दूसरी जाति से शादी बात भी नहीं करनी है, शादी की तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही अपने मोहल्ला से निकले बाहर गए तो शादी के मामले में शेर हो जाती है। अपने मोहल्ले में देवदास पार्वती से शादी नहीं कर सका और एक समूची पीढ़ी ही कई वर्षों तक रोने का मसाला दे गया समूची पीढ़ी को। उसे विलायत भेज दिया जाता तो यह निश्चय ही बिना हिचक के किसी गोरी औरत से शादी कर लेता। बाहर निकलते ही हम लोग प्रायः पहला काम यह करते हैं कि किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तो पंडित राधेलाल ने भी, सुना जाता है, एक बार पूरब जाकर कुछ करना चाहा था, पर 1 महीने में ही वे इस कुतिया से शादी करके उससे पालगंज वापस लौट आए। मतलब जो वो कुतिया कह रहे थे उस महिला को, उससे जो है राधेलाल जी जो है शादी करके उसको ब्याह कर लाए थे, और वही जो है शिकायत कर रही थी कि मुझे इस लड़कों ने जो है छेड़ा है। वहाँ पर लेखक ने व्यंग भी किया है कि अभी वो यह भी साबित करना चाहती है कि वो अभी छेड़ने के लायक बची हुई है, मतलब उस उम्र पर जाकर। किसी पूर्वी जिले की एक शक्कर मिल में एक बार पंडित राधेलाल की नौकरी मिलने की संभावना नजर आई। नौकरी चौकीदारी की थी। वे वहाँ जाकर एक दूसरे चौकीदार के साथ रुक गए। तब पंडित राधेलाल की शादी नहीं हुई थी, और उनके जीवन की सबसे बड़ी वही समस्या यह थी कि औरत के हाथ का खाना नहीं मिलता। उनके साथ ही चौकीदार की बीवी ने कुछ दिनों के लिए इस समस्या को सुलझा दिया।
वहाँ रहते हुए वह उसका बनाया हुआ खाना खाने लगे। और जैसे कि एक जगत प्रसिद्ध कहावत है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी और हृदय की ओर बढ़ने लगी। तो कहावत क्या है कि स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है। तो उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी और हृदय की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने अपना बनाया उन्हें उसका बनाया हुआ खाना कुछ ऐसा पसंद आया और वह खुद अपनी बनाई हुई सुरंग में इस तरह फंस गई कि महीने भर के भीतर ही उसने भी वे उसे अपना खाना बनाने के लिए शिवपालगंज ले आए। मतलब जैसे साथी के साथ रह रहे थे, उसकी बीवी जो है उन्हें इतनी पसंद आ गई कि उसको लेकर के और वो शिवपालगंज वापस आ गए। चलते चलते उसके घर से ही उन्होंने साल 2 साल के लिए खाने का इंतजाम भी साथ में ले लिया। इस घटना के बाद मील के क्षेत्र में लोगों ने सोचा कि पंडित राधेलाल का साथी चौकीदार उल्लू है। शिवपालगंज में गंजहों ने सोचा कि राधेलाल मर्द का बच्चा है। अब तक उस क्षेत्र में पंडित राधेलाल की प्रतिष्ठा कभी न उखड़ने वाले गवाह के रूप में थी, अब वे कभी न चूकने वाले मर्द के रूप में विख्यात हो गए। वैसे कभी न उखड़ने वाले गवाह की ख्याति ही पंडित राधेलाल की जीविका का साधन थी। वे निरक्षरता और साक्षरता की सीमा पर रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर अदालतों में दरखास्त दस्तखत कर लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इनमें से कोई भी बयान दे सकते थे। पर दीवानी और फौजदारी कानूनों का उन्हें इतना ज्ञान सहज रूप में मिल गया था कि वे किसी भी मुकदमे में गवाह की हैसियत से बयान दे सकते थे और जिरह में अब तक उन्हें कोई भी वकील उखाड़ नहीं पाया था। जिस तरह कोई भी जज अपने सामने किसी मुकदमे का फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले के चश्मदीद गवाह बन सकते थे। संक्षिप्त में मुकदमेबाजी की जंजीर में वे भी जज वकील पेशकार की तरह एक अनिवार्य कड़ी थे और जिस अंग्रेजी कानून की मोटर पर चढ़कर बड़े गौरव के साथ रूल ऑफ लॉ की घोषणा करते हुए उसके पहियों में वे टायराइड की तरह बंधे हुए थे, मनमाने ढंग से मोड़ते चलते थे। एक बार इजलास में खड़े होकर जैसे ही वे शपथ लेते, गंगा कसम भगवान कसम सच सच कहेंगे, वैसे ही विरोधी पक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक समझ जाते कि अब यह सच नहीं बोल सकता। पर ऐसा समझना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि फैसला समझ से नहीं कानून से होता है। मतलब जो पंडित राधेलाल थे वे खरीदे हुए गवाह बनते थे। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई भी मुकदमा हो, चाहे फौजदारी का हो, चाहे जैसा भी मुकदमा हो, वो जा करके गवाह नहीं मिल रहा तो जाके पंडित राधेलाल जो है गवाह उनके बन जाते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था, मतलब उसी से उनका जो है जीवन चलता था। उससे कुछ फर्जी गवाह बन गए तो कुछ रुपए मिल जाते थे, उसी से उनका जीवन चलता था। पंडित राधेलाल की बात समझने में चाहे जैसी लगे, कानून पर खरी उतरती थी। पंडित राधेलाल की जो भी प्रतिष्ठा रही हो, उनकी प्रेयसी की स्थिति बिल्कुल साफ थी। वह भाग कर आई थी, इसलिए कुतिया थी। लोग उससे मजाक कर सकते थे और हमेशा यह समझकर चल सकते थे कि उसे मजाक अच्छा लगता है। यह शिवपालगंज के नौजवानों का सौभाग्य था कि कुतिया ने भी उसको निराश नहीं किया। उसे सचमुच ही मजाक अच्छा लगता था। इसी से मजाक होने पर छूटते ही गाली देती थी, जो कि गंजहों में आत्म अभिव्यक्ति का एक बड़ा जनप्रिय तरीका बन गया था। जनप्रिय तरीका माना जाता था। सनीचर रंगनाथ को पंडित राहीलाल का किस्सा बड़े ही नाटकीय ढंग से सुना रहा था। तो ये सब पूरी कहानी जो है सनीचर ही रंगनाथ जी को सुना रहा था। तभी उन तीनों नौजवानों में से एक बैठक के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह नंगे बदन था, उसके जिस्म पर अखाड़े की मिट्टी लगी हुई थी। लंगोटी की पट्टी कमर से पैरों तक हाथी की सूंड की तरह लटकी हुई थी। उन दिनों शिवपालगंज में लंगोटा पहनकर चलने में यही फैशन लोकप्रिय हो रहा था। सनीचर ने पूछा, क्या मामला है छोटे पहलवान? पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दांत खुजलाते हुए कहा, बद्री भैया आज अखाड़े में नहीं आए, कहाँ लपक गए? लपक कहाँ जाएंगे, इधर उधर कहीं होंगे। छोटे पहलवान ने पूछा, कहाँ होंगे? यूनियन का सुपरवाइजर गेहूं लदवा कर भाग गया है, उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है, बद्री वहाँ गए होंगे, सनीचर ने बताया। पहलवान ने लापरवाही से चबूतरे पर थूक दिया। कहा, बद्री भैया मीटिंग में बैठ कर के अंडा देंगे? सुपरवाइजर को पकड़कर एक धोबी पाट मारते, उसी में साला टै हो जाता। मीटिंग सीटिंग में क्या होता है? तो ये कथन किसका है? छोटे पहलवान का। रंगनाथ को बात पसंद आ गई। बोले, क्या तुम्हारे यहाँ मीटिंग में अंडा दिया जाता है?
पहलवान ने इधर से किसी सवाल की आशा ना की थी। उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल उखाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठकर राणों की तरह फाएं फाएं करते हैं, काम धाम के वक्त खूंटा पकड़ कर बैठ जाती हैं। रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान न था। उसने मन में सोचा, लोग यूं ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए तो व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद भी वहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह शब्दकोश निकालने लगेंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर की निगाह से देखा। इत्मीनान से बात करने से मतलब से कहा, अंदर आ जाओ पहलवान। बाहर कौन गाज गिर रही है, हम यहीं चुर्रेट हैं। इतना कहकर छोटे पहलवान ने बातचीत में कुछ आत्मीयता दिखाई। पूछा, तुम्हारे क्या हाल हैं रंगनाथ गुरु? रंगनाथ पहलवान से अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। दोनों वक्त दूध बादाम पीने और कसरत करने की बात कॉफ़ी हाउसों में भले ही लोगों की उत्सुकता न जगाए, पर छोटे पहलवान के लिए यह विषय पूरी रात पार करने को काफ़ी था। रंगनाथ बोला, हम तो बिल्कुल फिट हैं पहलवान, अपने हाल बताओ। इस सुपरवाइजर को गेहूं बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहलवान ने फिर नफरत के साथ चबूतरे पर थूका, लंगोट को की पट्टी को आगे खींचकर कसा और इस प्रकार असफल चेष्टा से यह शुभ इच्छा प्रकट की कि वह नंगा नहीं है। इसके बाद अपने को रंगनाथ की समकक्षता में लाकर बोला, अरे गुरु, कहा है कि तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। यही हाल है। लखनऊ में दिन रात फट्टफेरी करता है था, और बिना मसाले के फट्टफेरी कैसे? गेहूँ तो बेचेगा ही। यह फुटफेरी क्या चीज़ है? रंगनाथ ने पूछा। पहलवान हंसा, फुटफेरी नहीं समझते? वह ससुरा बड़ा लासेबाज था। तो लासेबाजी कोई हंसी ठट्टा है? बड़ों बड़ों का गूदा निकल आता है। जमुनापुर की रियासत तक इसी में तिड़ी बिड़ी हो गई। देसी विश्वविद्यालयों में लड़के अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं, अंग्रेजी बातचीत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस्कुराकर दिखाते रहते हैं कि भी समझ रहे हैं, और फिल्म बड़ा मज़ेदार है। ना समझी के माहौल में रंगनाथ भी उसी तरह मुस्कुराता रहा। पहलवान कहता रहा, गुरु, इस रामस्वरूप सुपरवाइजर की नक्शेबाजी में पहले से दिख रहा था। बद्री पहलवान से भी मैंने कह दिया था कि उस्ताद, यह लखनऊ लासेबाजी की फिराक में जाता है। तब तो बद्री पहलवान कहते थे कि टाएँ टाएँ ना का छोटू, साला आग खाएगा तो अंगार हगेगा। अब वह आग भी खा गया और गेहूं की तिड़ी कर ले गया। पहले तो वैद महाराज जी छिपाए बैठे रहे, अब जब पानी का हगा उतर आया तो सब यूनियन के दफ्तर बैठकर फसर फसर कर रहे हैं। सुना है प्रस्ताव पास करेंगे, प्रस्ताव पास ना करेंगे, पास करेंगे घंटा। गल्ला गोदाम का सब गल्ला रामस्वरूप निकाल ले गया। अब जैसे प्रस्ताव पास करके उसका कुछ उखाड़ लेंगे। मतलब जो पहलवान है वो पहलवानी की भाषा में जो है बोल रहा है। रंगनाथ ने कहा, बद्री से तुमने बेकारी बात की। वैद्य जी से अपना स्वभाव बताते तो वे इस तभी सुपरवाइजर को यहाँ से हटवा देते। अरे गुरु, मुंह न खुलवाओ, वैद्य जी तुम्हारे मामा हैं पर हमारे कोई बाप नहीं लगते। सच्ची बात ठांस दूंगा तो कलेजे में कल आएगी। हाँ। सनीचर ने कहा, छोटू पहलवान, आज बहुत छान का चले हो क्या? बड़ी रंगबाजी झाड़ रहे हो। छोटे पहलवान बोले, रंगबाजी की बात नहीं बेटा, मेरा तो रुआ रुआ सा लग रहा है। जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। वैद्य महाराज की हाल हमसे न कहलवाओ, उनका खाता खुल गया तो भवक जैसा निकल आएगा, मूंदना भी मुश्किल हो जाएगा। यही रामस्वरूप रोज वैद्य जी के मुँह में मुँह डालकर 3 तेरह की बातें करता था, और जब 2 ठेला गेहूँ लदवा कर रछू चक्कर हो गया तो 2 दिन से टिलरा रहे हैं। हम भी यूनियन में हैं, कह रहे थे प्रस्ताव में चलकर हाथ उठा दूँ। हम बोले कि हमसे हाथ ना उठवाओ महाराज, मैं हाथ उठाऊंगा तो कोख कांखने लगेगी, तो लोग कांखने लगेंगे। हाँ, यही रामस्वरूप रोज शहर में घसड़ फसड़ करता घूमता है। उसे पकड़वा कर एक लक्की इमारत में बंद कराते नहीं, कहते हैं कि प्रस्ताव कर लो। बद्री बस्ताद खुद बिलबिलाए हुए हैं, पर सगे बाप का मामला है। यह जांग खोलो तो लाज, वह खोले तो लाज। तब तक बैठक के सामने लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। चबूतरे पर खद्दर की धोती, कुर्ता, सटरी, टोपी, चादर में भव्य मूर्ति वैद्य महाराज जी प्रकट हुए। उनके पीछे कई और चेले चपाड़े। बद्री पहलवान सबसे पीछे थे। चेहरा बिना तोबड़े की सहायता के तोबड़ा जैसा हो रहा था। उन्हें देखते ही छोटे ने कहा, उस्ताद, एक बड़ा फंटूस मामला है, बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूँ। खड़े हो तो कौन पिघले जा रहे हो, क्या मामला है? कहकर बद्री पहलवान ने छोटे का स्वागत किया। गुरु शिष्य चबूतरे के दूसरे छोर पर बैठकर बातचीत करने लगे। वैद्य जी 4 5 आदमी अंदर आ गए। एक इत्मीनान की बड़ी लंबी सांस खींची जो ख़त्म होते होते एक सिसकी में बदल गई। दूसरा तख्त पर बैठ गया और उसने इतने जोर से जम्हाई ली कि पहले वह जम्हाई रही, फिर आखिर में सीटी पर आकर ख़त्म हुई। वैद्य जी ने भी तकिए के सहारे बैठकर अपनी टोपी कुर्ता
इस अंदाज से तख्त पर छोर पर फेंका जैसे कोई बड़ा गवैया एक लंबी तान चुकने के बाद सम पर आ गया हो। यह स्पष्ट हो गया कि सभी लोग कोई बड़ा काम करके थकान उतारने की स्थिति में आ गए हैं। शनिचर बोला, महाराज बहुत थकान आ गई वो तो एक बार फिर छनवा दूँ। वैद्य जी कुछ नहीं बोले। यूनियन के एक डायरेक्टर ने कहा, दोबारा तो वहीं यूनियन में छन चुकी है, बढ़िया माल दूधिया, अब घर चलने का नंबर है। वैद्य जी कुछ देर पूर्ववत चुप बैठे रहे, दूसरों की बातें सुनते रहे। यह आदत उन्होंने तभी से डाल ली थी जब उन्हें विश्वास हो गया था कि खुद कम खाता है जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, जो खुद कम बोलता है वह दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है, वही खुद कम बेवकूफ़ बनता है जो दूसरों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। फिर वे अचानक बोले, रंगनाथ तुम्हारी क्या राय है? जिस तरह बिना बात बताए वैद्य जी ने राय मांगी थी, उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनाथ ने कहा, जी जो होता है वही अच्छा ही होता है। मतलब रंगनाथ से उन्होंने कुछ मैटर बताया नहीं, बोले बताओ रंगनाथ तुम्हारी क्या राय है। अब रंगनाथ क्या जवाब देते वैद्य जी को, तो उसने कह दिया कि जो होता है अच्छा ही होता है। वैद्य जी मूछों ही मूछों उसमें मुस्कुराए, बोले तुमने बहुत उचित कहा। बद्री प्रस्ताव के विरुद्ध था, पर बाद में वह भी चुप हो गया। प्रस्ताव एक मत से पास हो गया, जो अच्छा ही हुआ। रंगनाथ को बाद में ध्यान आया कि वह अपनी राय में ही यूं ही लौटा चुका है। उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या प्रस्ताव किया आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रस्ताव किया कि सुपरवाइजर ने जो 8,000 रुपये की हानि की है उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। रंगनाथ इस तर्क से लड़खड़ा गया, बोला सरकार से क्या मतलब? गबन आपकी यूनियन के सुपरवाइजर ने किया और उसका हर्जाना सरकार दे तो कौन देगा? तो वैद्य जी बोले, सुपरवाइजर तो आलक्षित हो चुका है, हमने पुलिस में सूचना दे दी है, आगे सरकार का दायित्व है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। होता तो सुपरवाइजर को पकड़कर उससे गेहूं का मूल्य वसूल लेते। अब जो करना है सरकार करे, या तो सरकार सुपरवाइजर को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे या कुछ और करे। जो भी हो, यदि सरकार चाहती है कि हमारी यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे तो उसे ही यह हर्जाना भरना होगा, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगी। हमने अपना काम कर दिया, आगे सरकार का काम है, उसकी अकर्मण्यता भी हम जानते हैं। वैद्य जी इतनी तर्कसंगत बातें कर रहे थे कि रंगनाथ का दिमाग चकरा गया। वे शासन की अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्द बार बार अपनी बात में ला रहे थे। रंगनाथ को यकीन हो गया कि ये नए ज़माने में लोग जैसी भाषा समझते हैं उसके मामा पुरानी पीढ़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं। बद्री पहलवान छोटे से बातचीत करके वापस आ गए थे। बोले, रामाधीन के यहाँ डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबरें आई हैं। वे अपने बाप के सामने प्रायः अदब से बोलते थे। ये बात उन्होंने इस तरह कही जैसे छोटे और उनके बीच से बात का यही निष्कर्ष था और उसे बताना उनका कर्तव्य था। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती सर्वत्र यही सुन पड़ता है, देश रसातल को जा रहा है। बद्री पहलवान ने इसे अनसुना करके कोई हेल्थ इंस्पेक्टर हैजे से बचाव के उपाय बता रहा हो जनसाधारण से पूछा। पूरे गांव में चोरी की चर्चा है, जागते हुए सोना चाहिए। शनिचर ने उछलकर आसन बदला और पूछा, जागते हुए कैसे सोया जाता है पहलवान जी? बद्री ने सीधी आवाज़ में कहा, टिपे टिपे मत करो, मुझे आज मजाक अच्छा नहीं लग रहा। और चबूतरे पे आकर अंधेरे में छोटे पहलवान के पास जो है बद्री पहलवान खड़े हुए। और यहीं पर अध्याय 9 समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।